Hello, friends. Welcome to our YouTube channel Excellent Classes. My name is Tulika, your biology educator. So हमने अपने लास्ट क्लास में न्यूट्रिशन के टॉपिक पे मास्टर किया था. मास्टर इन सेंस उस पे अच्छे से उस पे उसका एक एक लाइन, एक एक पैराग्राफ, एक एक टर्मिनोलॉजी हमने अच्छे से देखा था. तो इस क्लास में वी विल ट्राई टू कवर रेस्पिरेशन वाला पोर्शन. नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मेरे पास आता है रेस्पिरेशन. अब ये रेस्पिरेशन क्या है? ठीक है, हमने फूड लिया जिसे हम न्यूट्रिशन बुलाते हैं. उस फूड से अल्टीमेटली एनर्जी रिलीज होना होता है हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए, लाइफ के एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए. उस चीज के लिए हमें जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की. ठीक है, और फाइनली उससे एनर्जी की प्रोडक्शन होती है. एंड दैट इज व्हाट आवर रेस्पिरेशन इज. ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग. तो इसे थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि respiration it is the process by which taken through nutrition food taken through nutrition is oxidized. ठीक है, अच्छा, ये सारी चीजें जो होती है वो सेल्यूलर लेवल पर हो रही होती है. ठीक है, रिलीजिंग एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज. तो एनर्जी हमें क्यों चाहिए? हमारे लाइफ के वेरियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए चाहिए. इस चीज को होने के लिए, रेस्पिरेशन होने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है. ये ऑक्सीजन हमें इन्वायरमेंट से मिलता है. ठीक है, एंड इट इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन द फूड पार्टिकल्स टू प्रोवाइड एनर्जी. ब्रेक डाउन क्या? हमने फूड तो लिया था ना, कि मान लो कि ये कॉम्प्लेक्स एक मॉलिक्यूल था फूड का. ठीक है, हमने फूड का इतना बड़ा टुकड़ा लिया, तो हम इतने बड़े टुकड़े से तो एनर्जी निकालेंगे नहीं. तो इससे हम लोग छोटे 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 पार्टिकल्स में तोड़ते हैं. ये भी मेरा फूड पार्टिकल्स ही है, लेकिन ये सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल फॉर्म में. उतना बड़ा पार्टिकल जो हमने इंजेस्ट किया था वो सॉल्युबल फॉर्म में नहीं होता है हमारे बॉडी में पहले. ठीक है, तो रेस्पिरेशन के थ्रू वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता है, जिस वजह से हम कहते हैं कि जो मेरा रेस्पिरेशन है वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है. यहाँ पे कैटाबॉलिज्म हो रही होती है. ठीक है, आगे हम कवर करेंगे उसे. ठीक है, मेरे पास आता है बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन. अब ये बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन क्या है? तो जैसा हमने पहले पढ़ा कि रेस्पिरेशन जो है वो सेल्यूलर लेवल पर हमारा हो रहा होता है. ठीक है, इसे फैसिलिटेट करने के लिए, इसे बढ़ावा देने के लिए हमारे बॉडी में स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. अब स्पेसिफिक क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में प्रेजेंट हर एंजाइम हर मॉलिक्यूल्स के लिए इफेक्टिव नहीं होते. हर अपने अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, और वो अपना सबस्ट्रैट है ना, अपने सबस्ट्रैट मतलब वो जिसपे काम करेगा उसके लिए वो स्पेसिफिक होता है, उसके लिए अलग अलग होते हैं. ऑल्सो एंजाइम्स को काम करने के लिए, एफिशिएंटली वर्क करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर की जरूरत होती है. ठीक है, अगर वो टेम्परेचर, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, दैट इज व्हाट द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज फॉर एंजाइम्स. अगर वो उससे अबव गया तो वहां एंजाइम्स की होती है डीनेचुरेशन, और अगर वो उससे लो गया तो वहां पे टेम्पररी हमारा एंजाइम जो है वो इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है. तो हमारे बॉडी में कुछ भी ढंग से नहीं हो पाता, जिस वजह से हम कहेंगे कि हमारे एंजाइम्स के लिए, हमारे स्पेसिफिक एंजाइम्स के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है. छोटी सी बात जो आप याद रख सकते हैं वो ये है कि जो हमारा एंजाइम्स है ना, जो हमारा एंजाइम्स है वो कुछ खास नहीं है, वो है प्रोटीन मॉलिक्यूल. है ना, एंजाइम से डरना नहीं है कि ये चीज लिखा क्या है, दैट इज प्रोटीन मॉलिक्यूल. है ना, अब हम आते हैं अपने कैटाबॉलिक प्रोसेस पे. जो हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन वो बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे फूड, सॉल्युबल फूड पार्टिकल्स में तोड़ने का, है ना, तोड़ने का प्रोसेस है ना, सॉल्युबल फॉर्म्स में टूटते हैं वो. ठीक है, ओके. कैटाबॉलिक प्रोसेस है ये मेरा, और इसमें होता क्या है? बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है. ऑक्सीजन की होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड की होंगी, किसके किसके बीच? तो हमारे बॉडी और हमारे इन्वायरमेंट के बीच. ठीक है, आगे हम लोग उसको डिटेल में कवर करेंगे. तो मेरे पास जो प्रोसेस है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, उसका इक्वेशन होता क्या है बेसिकली? तो फूड जो हम लोग ग्लूकोज के फॉर्म में लेते हैं, विच इज C6H12O6. ठीक है, ग्लूकोज हमने लिया, लाइक ग्लूकोज. अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ ग्लूकोज को ही वो ऑक्सीडाइज करेगा, वहां पर ऑक्सीजन काम करेगा हमारे फूड पे, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी निकलती है. ठीक है,
दीज आर द बाय प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, दीज आर द बाय प्रोडक्ट्स। ये सब कुछ मेरा बाय प्रोडक्ट्स है ना, मतलब कि जो एनर्जी मुझे चाहिए थी उसके साथ मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी निकला है। अच्छा, हमारे पास दो तरीके की ऑर्गेनिजम्स होती हैं, जिसके पास है ना कुछ रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की यूज करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो जो यूज करेंगे वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस इज एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो नहीं करेंगे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, आगे हम डिटेल में कवर करते हैं कि एरोबिक क्या है, एनारोबिक क्या है। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इट इज ऑक्सीजन डिपेंडेंट। पहले ही बोला था कि एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इस प्रोसेस में एक बहुत बड़ी अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, एनारोबिक एनारोबिक में उतना एनर्जी रिलीज नहीं होगा एज कंपेयर टू एरोबिक। एरोबिक में हमारा 38 एटीपी का एनर्जी रिलीज होता है। अच्छा, ये जो टर्म है एटीपी आगे हम बहुत बार यूज करेंगे, तो हम इसे छोटा सा ना अभी डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज एटीपी। तो एटीपी is our energy currency of cell। ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, इसका फुल फॉर्म इज एटीपी का फुल फॉर्म होता है हमारे पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जो मेरा एरोबिक रेस्पिरेशन है ना, उससे अप्रोक्सीमेटली नहीं मतलब मोर अप्रोप्रिएटली अगर मैं बोलूँ तो प्रॉपर 38 एटीपी की प्रोडक्शन होती है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 एटीपी है ना, बहुत कम की प्रोडक्शन होती है। तो ये होगा कहाँ, कैसे होगा, क्या होगा, हम आगे कवर करते हैं, है ना। चलो, तो ये प्रोसेस बेसिकली है क्या, सेल्स में चल रही है रेस्पिरेशन, सेल्स में प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में होती है ग्लाइकोलिसिस। अब भाई ये ग्लाइकोलिसिस है क्या, ग्लाइकोलिसिस है कि जो मेरे पास ग्लूकोज आया है ना, ग्लूकोज को ये बहुत लंबे से रिएक्शन स्टेप के बाद, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं इस रिएक्शन में, वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो वील नॉट कवर दैट। ठीक है, वो 11th की पोर्शन है। तो ग्लूकोज आया, ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म में, ये चीज साइटोप्लाज्म में चल रही होती है। एक बहुत लंबी सी प्रोसेस होती है जहां पे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ये फाइनली हमें पायरुवेट पायरुवेट नाम की मॉलिक्यूल देती है, जो फर्दर है ना, फर्दर अपना काम दिखाएगी। ठीक है, अब सारा काम पायरुवेट पर होगा, ग्लूकोज पर नहीं होता। तो ये चीज चाहे तो मेरे पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो या फिर मेरे पास प्रोकैरियोट्स हो, यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स आपको पता होगी। तो जो मेरे पास यूकैरियोट्स है या मेरे पास प्रोकैरियोट्स है, ठीक है, उन दोनों में ही ग्लाइकोलिसिस जो है मेरा वो साइटोप्लाज्म में ही चल रहा है। और इसके थ्रू देखो आगे क्या होता है, ग्लूकोज अंडरगोज ग्लाइकोलिसिस टू प्रोवाइड पायरुवेट एंड एनर्जी। यहाँ पर जरूरी जरूरी नहीं, बेसिकली मैंने पहले बताया था कि 11th का पोर्शन है वो, बट चलो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जो पायरुवेट है ना, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक सेल ऑर्गेनल होता है हमारे पास। ठीक है, और उसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि वहीं पर एटीपी की प्रोडक्शन होती है, यहाँ पर एटीपी प्रोड्यूस नहीं होता। ये जो हम देख रहे हैं ना नीचे 38 एटीपी की प्रोडक्शन हुई है, वो साइटोप्लाज्म में नहीं हुआ है, वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ है। राइट, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल इस वजह से ही कहते हैं, वहां पे अलग एंजाइम्स होती हैं, अलग कुछ कॉम्प्लेक्सेस होती हैं, जिस वजह से एटीपी की प्रोडक्शन हमें देखने को वहां पे मिलती है। बट यहाँ पे एक शॉर्ट करके हम समझेंगे कि ग्लूकोज से पायरुवेट बना प्लस एनर्जी निकली, है ना, एनर्जी निकली मेरे पास। आगे हम कवर करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट क्या है भाई, तो प्रोसेस चल रहा है, मैंने पहले ही बताया था कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही बने जिसका हमें यूज होगा, बहुत सारे ऐसे भी चीजें बनती हैं जिनका हमें कोई यूज नहीं होता। ठीक है, और उसे हम कहेंगे वेस्ट प्रोडक्ट, और बाय प्रोडक्ट जो भी चीज होती है वो वेस्ट होती है, तो उसे हमारे बॉडी से एलिमिनेट करना होता है, वो हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, विच इज आवर 4th टॉपिक। चलो,
तो इस रिएक्शन में हमारा वेस्ट क्या है? हमारा वेस्ट है वाटर, हमारा वेस्ट है मेरे पास वाटर, ठीक है। दूसरा है मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। इट इज दे आर प्रोड्यूस्ड एज वेस्ट प्रोडक्ट्स, दे आर प्रोड्यूस्ड एज वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड द रिलीज्ड एनर्जी इट इज यूज फॉर अदर लाइफ पर्पसेस प्रोसेसेस, ठीक है। वही चीज है मेरे पास। चलो एक क्विक समरी लेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन मेरे पास क्या है। तो इट इज ऑक्सीजन डिपेंडेंट, इससे बहुत बड़े अमाउंट में एनर्जी निकलती है, ठीक है। इसकी प्रोसेस समरी अगर हम देखें तो वो क्या है कि यहाँ पे ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में गया, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस नाम की एक मेरे पास रिएक्शन चलिए, एक पाथवे है बेसिकली ग्लाइकोलिसिस पाथवे, किसका? ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्ट होने का पाथवे है, ठीक है। ये फर्दर मेरे पास जो पायरुवेट है ना, ये पायरुवेट मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा, वहां पर वेरियस एंजाइम्स है, सब कुछ है, ठीक है। उससे एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। वहीं पर मेरे पास CO2 बनेगा, वहीं पर मेरे पास वाटर बनेगा। तो दिस CO2 एंड वाटर, दीज आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हमारा बॉडी एलिमिनेट कर देता है। कैसे क्या, सब आगे कवर करते जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे विच इज एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो मेरे पास अब आ गया एनारोबिक रेस्पिरेशन विच इज ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। तो इस प्रोसेस को होने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अब ये चलेगा कहाँ का? ईस्ट में चल सकता है, कुछ बैक्टीरियाज में चलता है, इवन ह्यूमन मसल्स में चलता है। अब ह्यूमन मसल्स में कैसे भाई? हम देखते हैं कि जब हम लोग कुछ बहुत विगरस काम करते हैं ना, बहुत ही भारी भरकम चीज उठाते हैं, अचानक से हमें स्प्रेन पड़ जाता है, हम लोग बहुत तेज दौड़ेंगे तो स्प्रेन पड़ जाता है, दर्द होता है कहीं एक पर्टिकुलर मसल्स पे, कहीं पर्टिकुलर एरिया में काफी तेज दर्द होता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में वहां के मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन हो जाती है, ठीक है। और यही फटीग, मतलब कि जो पेन हो रहा है हमारे बॉडी में, वो करवाता है, ठीक है। तो वो चीज मेरे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन से ही आती है। इस चीज में जैसे मैंने पहले बताया कि एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस में काफी स्मॉल अमाउंट की एनर्जी निकलती है मेरे पास, ठीक है। कैसे क्या, आगे देखते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में मेरे पास पहला आता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में मेरे पास पहला आता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहाँ होता है? तो जो भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, जो भी मेरे पास ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है, वो होता है मेरे पास फर्मेंटेशन, उसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन। जैसे कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन बेसिकली डिनोट क्या करता है? तो जो मेरे पास शुगर मॉलिक्यूल्स है ना, जो शुगर क्या, वही ग्लूकोज वगैरह जो भी शुगर मॉलिक्यूल्स है, वो कंप्लीटली नहीं बल्कि इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। वो टोटल जो हमें चाहिए है ना फाइनल प्रोडक्ट, वो चीज नहीं मिलता हमें। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन की वजह से हम उसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। देखो, सच एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन वेयर sugar is incompletely broken down into ethanol and carbon dioxide. इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा ये, ठीक है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो हमारे मसल सेल्स में चलती हैं, वहां पे लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होती है, इनकम्प्लीटली ब्रेकडाउन वहां भी होगा शुगर, और वहां पे लैक्टिक एसिड बनेगा एज अ प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, जिस वजह से हमारे बॉडी में फटीक होता है, ठीक है। ईस्ट वगैरह जैसे ऑर्गेनिज्म में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन चलता है हमारा, ठीक है। वहां पे शुगर की इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन होगी और वहां से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा प्रोड्यूस होगा, ठीक। आगे चलेंगे हम लोग, चलो रेड ले लेते हैं। चलो मेरे पास है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में भी सेम है, शुगर की इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन है, शुगर की इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन है, ठीक है। किसमें किसमें? लैक्टिक एसिड में, एनर्जी में, ठीक है। as seen in some bacteria and human muscles during vigorous exercise। अब हमेशा तो बॉडी फटीग होता नहीं है ना, ठीक है। तो विगरस एक्सरसाइज जब भी हम लोग बहुत तेज दौड़ेंगे या बहुत तेज साइकिलिंग करते हैं या यू नो काफी बार अगर सीढ़ी आप ऊपर नीचे कर लो तब भी वो चीज हो जाता है, राइट। तो वही है, कुछ बैक्टीरियाज में और कुछ ह्यूमन, कुछ नहीं बेसिकली, सॉरी, ह्यूमन मसल्स में और कुछ बैक्टीरिया में
हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज है कि शुगर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा लैक्टिक एसिड में और एनर्जी हमें मिलेगी। तो यहाँ पर काफी कम अमाउंट की एनर्जी होती है। याद रखेंगे कि एनारोबिक में रिलीजेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, काफी कम अमाउंट की एनर्जी होती है। एरोबिक में कितना था, 38 एटीपी था। एरोबिक में कितना था, 38 एटीपी था ना। यहाँ पे काफी कम होगा, 2 एटीपी के लगभग। ठीक है, 2 एटीपी के लगभग, तो काफी कम होता है मेरे पास। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। और आगे है मेरे पास कंपैरिजन है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन है। एरोबिक और एनारोबिक के बीच में कंपैरिजन है, ये आप समरी के जैसे आप इसे ले सकते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एनारोबिक में नहीं होती है। वही चीज लिखा है कि एरोबिक में occurs in the presence of oxygen which releases a large amount of energy. Anaerobic में absence in oxygen which releases a relatively small amount of energy. ठीक है, उसके बाद मेरे पास आता है एटीपी प्रोडक्शन। एरोबिक में हर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोवाइड करता है। वही हमारा एटीपी, एनर्जी करेंसी है ना। और एनारोबिक में हर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी प्रोड्यूस करेगा। पहले भी बताया था कि एरोबिक जो है वो 38 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है और एनारोबिक सिर्फ 2। तो देखो कंपैरेटिवली कितना कम है, 36 एटीपी कम है ये एनारोबिक में। लोकेशन का बात करें अब हम लोग, लोकेशन कहाँ पे, एरोबिक बिगिंस इन द साइटोप्लाज्म, ग्लाइकोलिसिस, याद है ना ग्लाइकोलिसिस चीज, ये मेरा ग्लाइकोलिसिस के लिए कह रहा है। ग्लाइकोलिसिस क्या था हमारा, ये ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्ट होने वाला प्रॉपर एक जो एकदम पाथवे था हमारा, वो था ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस थे, जहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स की एक्शन थी, वहां पे क्या हो रहा था, ग्लूकोज जो हमारा मॉलिक्यूल है वो फाइनली पायरुवेट में चेंज हो रहा था। ठीक है, और एरोबिक सिर्फ साइटोप्लाज्म तक नहीं रहता, आगे फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और फिर यहीं से एटीपी की प्रोडक्शन होती है ना, यहीं से मेरे पास एटीपी की प्रोडक्शन होगी। ओके, एनारोबिक की बात करें तो एनारोबिक सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इतना लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इसे निकालना ही नहीं है ना, इसे निकालना ही नहीं है 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, इसे तो सिर्फ 2 मॉलिक्यूल निकालना है और ये तो साइटोप्लाज्म में ही निकल जाएगा। आप जब भी 11th में जाओगे, ठीक है, जब भी आप 11th में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ग्लाइकोलिसिस में भी एटीपी की प्रोडक्शन होती है। ये जो 38 मॉलिक्यूल्स आप यहाँ देख रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस नहीं होता, ये मेरे पास साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में सम अप करके हम कहते हैं कि 38 मॉलिक्यूल्स निकल रहा है। ठीक है, तो एनारोबिक में हमें सिर्फ 2 मॉलिक्यूल चाहिए होता है एटीपी का, तो उतना हमें साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस पाथवे से भी मिल जाता है, राइट। आप जब जाओगे 11 में तो फिर आप आगे कवर अप करोगे। आगे हम बढ़ेंगे, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। चलो तो पहले बता दिया है, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बिल्ड्स एटीपी फ्रॉम एडीपी इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब ये लाइन क्या है, कुछ नहीं है, ये बताया है कि एडीपी है ना, एडीपी प्लस मेरे पास इनऑर्गेनिक फोस्फेट को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे और ये बनाता है मेरे पास एटीपी। एटीपी था मेरे पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी है मेरे पास एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये है मेरे पास, ये है मेरे पास एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में मेरे पास एक फोस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ गया एंड वी विल गेट एटीपी। यही होता है मेरे पास रेस्पिरेशन में। आगे बढ़े, चलो अब हमने बहुत पढ़ लिया ह्यूमंस के बारे में, अब कुछ पढ़ते हैं हम लोग प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स में कहाँ कहाँ से और किस किस तरीके से गैसियस एक्सचेंज हमें देखने को मिलती है।
तो सबसे पहला तो मेरे पास लीव्स ही है। लीव्स में प्रेजेंट होते हैं मेरे पास गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स में होती है स्टोमाटल पोर। चलो क्विक रिकैप लेते हैं कि वो चीज क्या था। ठीक है, चलो, ये है मेरे पास गार्ड सेल, बीन शेप्ड गार्ड सेल्स। ओके, ये मेरे पास गार्ड सेल। और जो ये वाली आप पोर्शन देख रहे हो ना, जो ओपन पोर्शन है, ये है मेरे पास स्टोमाटल पोर। ये है मेरे पास स्टोमाटल पोर। ओके, तो लीव्स में जब भी गैशियस एक्सचेंज हमें देखने को मिलेगी तो वो यही स्टोमाटल पोर की वजह से मिलेगी। जहां पे क्या होता है कि जहां पे ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से अंदर आएगा और CO2 ये डिफ्यूज आउट करेगा ड्यूरिंग द डे, और नाइट टाइम में इसका रिवर्स हमें देखने को मिलेगा। तो रिवर्स क्या है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ड्यूरिंग डे टाइम CO2 जो भी हमारा प्लांट जनरेट कर रहा है, कब, रेस्पिरेशन के टाइम पे। रेस्पिरेशन का आपको इक्वेशन याद होगा, विच इज कि फूड पार्टिकल, हमारा फूड पार्टिकल प्लस ऑक्सीजन विल गिव अस CO2, विल गिव अस CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो ये जो CO2 निकला है हमारे प्लांट में, ये फोटोसिंथेसिस के टाइम पे यूज हो जाएगा ड्यूरिंग डे टाइम। और फोटोसिंथेसिस का क्या था हमारे पास इक्वेशन, कि ग्लूकोज, सॉरी, CO2 है ना, 6 CO2 प्लस 6 H2O will form glucose molecule which is C6H12O6 and ऑक्सीजन 6O2, ऑक्सीजन निकलता है जो हम लोग अल्टीमेटली यूज करते हैं ब्रीथ करने के लिए। ठीक है, लेकिन नाइट टाइम में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती है, इसीलिए प्लांट जो है वो CO2 को एलिमिनेट करेगा अपने बॉडी से। एंड दैट इज व्हाई वी से कि रात के टाइम पे प्लांट्स के नीचे, ट्रीज के नीचे हमें नहीं होना चाहिए, नहीं खड़ा होना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लार्ज अमाउंट में CO2 को एलिमिनेट करते हैं और अल्टीमेटली हम उसे ब्रीथ करेंगे तो हमारे बॉडी के लिए वो खराब है भाई, हार्मफुल है। अच्छा, ऐसा क्यों है कि नाइट के टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है? क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट नहीं है। फोटोसिंथेसिस होने के लिए हमारे पास सनलाइट भी तो चाहिए था, नाइट टाइम में तो वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो चीज तो होगा ही नहीं। तो लीव्स वाला पोर्शन आई गेस वो क्लियर होगा। अब आते हैं रूट्स पे। रूट्स पे कैसे होता है गैशियस एक्सचेंज? तो हमारा जो रूट्स है ना वो सॉइल्स में होता है, राइट, सॉइल में होता है। तो सॉइल के बीच में प्रेजेंट है एयर पार्टिकल्स। वो एयर पार्टिकल हमारे रूट में, रूट हेयर्स होते हैं वहां पे डिफ्यूज कर जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली हमारा रूट ले लेगा ऑक्सीजन। कैसे? देखो, ऑक्सीजन डिफ्यूजिंग इनटू द रूट, रूट हैज, एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूविंग आउट। तो रूट, ये इस तरीके का मेरा प्लांट है मान लो, एंड दिस इज द सॉइल पोर्शन, और सॉइल के बीच में प्रेजेंट है मेरे पास, चलो दूसरे कलर से बनाए इसे, सॉइल के बीच में मान लो प्रेजेंट है ये मेरे पास एयर, एयर पार्टिकल्स, राइट। ये एयर पार्टिकल्स और मेरे रूट्स में प्रेजेंट होता है ये टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स विच इज टर्म्ड एज रूट हेयर्स। ठीक है, तो ये जो मेरे पास सॉइल पार्टिकल्स में आप एयर पार्टिकल्स देख रहे हैं ना, तो ये इसी रूट हेयर्स में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टेम्स के बारे में, है ना। स्टेम्स, स्टेम्स में क्या होगा? अब मेरे पास दो तरीके की स्टेम्स होती है। कैसे? एक ग्रीनी ग्रीनी हर्बेशियस जिसको हम लोग कहते हैं, और एक होता है वुडी जो ट्रीज की होती है। वुडी स्टेम्स में जो मेरे पास ट्रीज में है, वहां पे लेंटी सेल्स प्रेजेंट होती है ट्री पे। ठीक है, ट्री बाग से प्रेजेंट होती है लेंटी सेल्स। ये ट्री है ना, तो इसमें प्रेजेंट है लेंटी सेल्स, इस तरीके की सेल्स होती हैं, है ना। और इन्हीं लेंटी सेल्स की वजह से वुडी वुडी प्लांट्स में हमें गैशियस एक्सचेंज देखने को मिलता है। लेकिन भाई अगर हम हर्बेशियस स्टेम्स की बात करें तो वहां पे तो सिर्फ वो स्टोमाटा यूज कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो ग्रीन है ना,
और ग्रीन है तो क्लोरोफिल वगैरह है, वहाँ पे गार्ड सेल्स भी होंगे, गार्ड सेल्स हैं तो स्टोमाटा तो होगा ही, वहाँ से गैसेस एक्सचेंज आराम से हो जाएगा। बट वुडी प्लांट्स में क्योंकि वो अब मैच्योर हो चुके हैं, ट्रीज बन चुके हैं ना, तो वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज मेरे लेंटी सेल्स के थ्रू होता है। लेंटी सेल्स हम भी याद रखेंगे, लेंटी सेल्स के थ्रू होता है ना, लेंटी सेल्स, ये हमारा लेंटी सेल्स होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब मेरे पास जो टॉपिक है दैट इज गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। तो मेरे पास पहला आता है एक्वाटिक एनिमल। ठीक है, एक्वाटिक एनिमल यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज दे ब्रीथ फास्टर। क्यों भाई? क्योंकि हमारा वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। हमारा वाटर का फॉर्मूला है H2O। यहाँ पे ये प्रेजेंट है जिसकी हमें जरूरत है ब्रीथ करने के लिए, है ना। बट आउटर एटमॉस्फेयर में जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो काफी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पानी में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन। तो इस वजह से जो aquatic एनिमल्स हैं, जो aquatic ऑर्गेनिजम्स हैं, वो काफी हाई रेट पे ब्रीथ करेंगे ताकि उन्हें लेस टाइम में ज्यादा ऑक्सीजन उन्हें मिल पाए। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल मतलब वो जो लैंड पे रहते हैं, उनके पास तो भाई एटमॉस्फेयर है, आराम से ले ले, उन्हें जब चाहिए जितना चाहिए आराम से ले ले। बट उनके पास भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होती हैं। क्यों? ताकि सरफेस एरिया बढ़े, उन्हें भी तो चाहिए ना ज्यादा अमाउंट ऑक्सीजन। तो इस वजह से अब जैसे कुछ लंग्स के थ्रू करेंगे, कुछ स्किन के थ्रू करेंगे, या फिर गिल्स के थ्रू भी करता है। ठीक है, फिर मेरे पास आता है, अच्छा मेरे पास लिखा है यहाँ पे कि एफिशिएंट गैसियस एक्सचेंज रिक्वायर्स अ थिन वॉल्ड मॉइस्ट लार्ज सरफेस एरिया रिच इन ब्लड सप्लाई। ठीक है, ब्लड सप्लाई में क्यों, मतलब यहाँ लिखा हुआ है कि रिच इन ब्लड सप्लाई, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारा ब्लड इज द अल्टीमेट सोर्स जो हमारा ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में सर्कुलेट करेगा। ठीक है, CO2 को टिश्यू से लेकर आएगा बाहर ब्लड के थ्रू ही। अब ये नहीं कि ब्लड हम ऐसा बाहर ब्लड ही बाहर निकाल देते हैं, ऐसा नहीं होता। एल्विलाई एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, वहाँ पे डिफ्यूजन चलती है ना, और ऑक्सीजन भी सेम अमाउंट में सेम तरीके में वो हमारे बॉडी में रेगुलेट होती है। ठीक है, तो डिफरेंट एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ऑक्सीजन अपटेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, जैसे मैंने अभी आपको बताया। हम आगे बढ़ेंगे। अब है मेरे पास कि ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसी होती है, क्या होती है, किस तरीके से होती है। देखो, हमारे पास एक ऑर्गन है लंग्स, उसके थ्रू ये पूरा प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का। ठीक है, लेकिन वहां तक एयर जाएगा कैसे, एयर पार्टिकल वहां तक पहुंचेगा कैसे? तो हमारे पास प्रेजेंट है नॉस्ट्रल्स। ठीक है, नॉस्ट्रल में हमने, वहां से हम ब्रीद इन करेंगे, है ना, वहां से हम लोग ब्रीद इन करेंगे, एयर को हम लोग वहां से अंदर की तरफ लेंगे। तो हमारे नॉस्ट्रल्स में कुछ फाइन हेयर्स होती है, म्यूकस होती है। वो क्यों होती है? अलग अलग रोल्स है। हेयर्स और म्यूकस इसलिए वहां प्रेजेंट है क्योंकि हम जब एयर ब्रीथ कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ हमारे काम की चीजें हों, वहां पे डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं जो हमें ब्रीथ नहीं करना होता। तो हमारे नॉस्ट्रल्स में प्रेजेंट जो रूट हेयर्स हैं, जो मॉइस्ट स्किन है वहां पे, वो उसे ट्रैप कर लेगी वहीं पे, ताकि हमारे बॉडी में वो ना जा पाए। उसके बाद मेरे पास आता है ट्रेकिया। इस ट्रेकिया को हम लोग ना विंड पाइप भी कहते हैं, है ना, ट्रेकिया को हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं। चलो, तो ट्रेकिया में एयर पास करेगा, केप्ड ओपन बाय कार्टिलेज रिंग्स। इसका क्या मतलब है? देखो, ट्रेकिया ना एक मस्कुलर, समझ लो मसल्स का एक बना हुआ पाइप है। ठीक है, अब वो मसल्स का है, बिना किसी सपोर्ट के तो वो इरेक्ट खड़ा रहेगा नहीं। तो हमारे मान लो कि मेरे पास ट्रेकिया है, तो इसे कवर करने के लिए सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेज की रिंग्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, वो उसे होल्ड करके रखेगी कि तुम इरेक्ट ही रहोगे, मैं हूं यहाँ पे, तुम इरेक्ट ही रहोगे। ठीक है, तो उसका वो रोल होता है मेरे पास। अब लंग्स की बात करेंगे, तो लंग्स में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन होती है, किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू, और CO2 बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा। कैसे क्या, सब आगे देखेंगे हम लोग। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इट प्रोवाइड्स फ्रेश ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स एंड रिमूव्स हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड।
इसमें किस किस चीज की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो पहले तो मेरे पास नोस्ट्रल्स, जो नोज है मेरा, ठीक है, हमारा नेजल पैसेज, देन फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, रिब्स, लंग्स एंड डायफ्राम। अच्छा, ये रिब्स और डायफ्राम का रोल ना, मतलब चलो आगे तो कवर करना ही वाले हम लोग। तो नोज और नॉस्ट्रल, यहाँ से हम एयर इन करेंगे, एयर ब्रीथ करेंगे, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है मेरे पास, यहाँ पे है फेरिंग्स एंड ये रहा मेरा लेरिंग्स, वॉइस बॉक्स, ठीक है। यहाँ से ये चीज मेरे पास अंदर गया, एयर जो है हमारा अंदर गया। ये जो अंदर जा रहा है ना, ये है ट्रेकिया, जो इनकम्प्लीट शी शेप्ड कार्टिलेज रिंग से सपोर्टेड होती है, ठीक है, सपोर्ट कर रहा होता है वो उसे। तो ये था मेरे पास ट्रेकिया और ये था हमारा ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड्स इनटू ब्रोंक्यूल्स। ये मेरे पास लंग्स है, ये हमारा लंग है ना, राइट एंड लेफ्ट लंग है ना। तो यहाँ पे ब्रोंकाई गया तो सिर्फ यहीं तक थोड़ी है, देखो यहाँ से यहाँ है ना, एकदम ब्रांच नेटवर्क्स है। ये जो ब्रोंकाई होती है ब्रांच नेटवर्क्स होती है, तो वही होता है ब्रोंक्यूल्स मेरे पास। अब इस ब्रोंक्यूल्स के एंड पे ना इस तरीके की एयर सैक, मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको हम लोग एल्वियोलाई कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है, विच इज द फाइनल साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। ये वाला पोर्शन है मेरे पास, ये वाला पोर्शन है रिब केज का, ये जो है ना बोन्स जिसमें मेरा लंग्स इंक्लोज्ड है, दैट इज आवर रिब केज। और यहाँ पे ऐसे डोम शेप्ड एक अगेन मस्कुलर की मसल्स की एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, विच इज डायफ्राम। तो ये रिब्स और डायफ्राम की अलग रोल होती है, किस तरीके की रोल होती है, मतलब कि जब हम लोग एयर ले रहे होते हैं ना, उस टाइम पे रिब्स रिब्स मेरा बाहर की तरफ होगा, डायफ्राम नीचे की तरफ होगा, ठीक है। जब हम लोग एयर छोड़ रहे होते हैं तो अगेन डायफ्राम और रिब्स अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। तो ये है डायफ्राम का ओरिजिनल पोजीशन, विच इज डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। डायफ्राम 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 मेरा एक डोम शेप्ड, हमारा एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है ना, डोम शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, ओके। तो ये मेरे पास एक डोम शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर है। तो हमने देख लिया कि जब हम लोग एयर लेंगे तो रिब्स और डायफ्राम, रिब्स बाहर की तरफ होंगे, ठीक है, ताकि लंग का एरिया बढ़ जाए, और डायफ्राम नीचे की तरफ होगा ताकि लंग को एक्सपैंड करने में और स्पेस मिल जाए। बट जब हम लोग CO2 को एक्सेल कर रहे हैं तो समझो ना कि हम लोग लंग्स को स्क्वीज कर रहे हैं कि तू CO2 निकाल दे बाहर। तो इसके वजह से हमें लंग्स को कंप्रेस करना होगा, लंग्स कंप्रेस हो इस वजह से हमारा रिब्स भी और डायफ्राम अपने नॉर्मल शेप पे रीगेन हो जाते हैं, है ना। तो देख लिया हम लोगों ने, देखो ट्रेकिया विच इज द विंड पाइप, ऐसे होती हैं शीश शेप्ड रिंग्स, कार्टिलेज की रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये क्लियर होगा आई गेस, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मेरे पास आता है स्मोकिंग एंड लंग हेल्थ। तो हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, बताया गया है कि स्मोकिंग के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है। टबेको, टबेको को स्मोक करने से टंग में, लंग्स में, हार्ट में और लिवर में इन्फेक्शन देखने को मिलती है। कैंसरस होते हैं ये बेसिकली, जो टबेको हम लोग स्मोक करते हैं, हम लोग नहीं मतलब जो करते हैं, है ना, जो करते हैं उनको इन सारे जगह पे कैंसर्स हो सकते हैं, तो ये कैंसरस होते हैं, कुछ अच्छा चीज नहीं है, कैंसरस है, ठीक है। हार्ट रिस्क, हार्ट रिस्क भी होता है, हार्ट अटैक आ सकता है हम लोगों को, अगेन जो करते हैं, हार्ट अटैक आ सकता है उन्हें, स्ट्रोक आ सकता है, ठीक है। लंग डैमेज भी होता है। अच्छा, लंग के सरफेस पे सीलिया वगैरह प्रेजेंट है हमारा, ताकि सरफेस एरिया बढ़े, है ना, सरफेस एरिया बढ़े, उसमें जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं जो हमें यूज बिल्कुल भी नहीं करना, उसे वो वही ट्रैप कर ले, ठीक है। तो ये स्मोकिंग के वजह से सीलिया डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब सीलिया ही नहीं रहेगा तो फॉरेन पार्टिकल्स ट्रैप कहाँ होंगे, तो वो हार्मफुल केमिकल्स को अंदर भेज देते हैं, जिस वजह से हमारे लंग में कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। तो लिखा है कि स्मोकिंग ऑफ टबैको इज हार्मफुल एंड कॉमनली अफेक्ट्स टंग, लंग्स, हार्ट एंड लिवर। Smokeless tobacco is also a major risk of for heart attacks, strokes,
pulmonary diseases and several forms of cancer. ठीक है, उसके बाद है मेरे पास मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज। गैस कैसे एक्सचेंज होगा? तो पहला स्टेप मेरे पास आता है इनहेलेशन का। इनहेलेशन में क्या होता है? नोस्ट्रल्स के थ्रू हम लोग एयर एंटर करेंगे हमारे बॉडी में, जो कि ट्रेकिया के थ्रू पास होते हुए फाइनली हमारे लंग्स तक जाता है। लंग्स तक जाने के लिए चेस्ट को एक्सपैंड होना पड़ता है, ठीक है। ऑल्सो वी नो कि प्रेशर, चलो प्रेशर डिफरेंस की अगर हम देखते हैं बात, तो कुछ भी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है, ठीक है। एक चीज जो आप लोगों को याद रखना है वो ये है कि जो हमारा प्रेशर है ना, चलो इसे बीच में लिखते हैं, कि जो हमारा प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है? यहाँ लिखा है कि चेस्ट कैविटी एक्सपैंड्स एंड एयर फिल्स एल्विलाई। इसका कनेक्शन है इस चीज से। हमारे आउटर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी या कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द लंग्स, ठीक है। उस पोर्शन पे क्योंकि लंग्स की वॉल्यूम काफी कम है, सॉरी, हमारा लंग्स का वॉल्यूम ज्यादा है बट प्रेशर कम है, ठीक है। तो एयर बाहर से आसानी से अंदर की तरफ आ जाएगा। इसका रिवर्स होता है जब CO2 को हम लोग एक्सेल करते हैं, ठीक है। उस पोर्शन पे एटमॉस्फेयर में CO2 की कॉन्सेंट्रेशन काफी कम होती है ना। हमारे एनवायरनमेंट में CO2 काफी कम अमाउंट में प्रेजेंट है, बट हमारा जो बॉडी CO2 बनाता है रेस्पिरेशन के थ्रू या फिर किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म में जहां भी CO2 की इवॉल्वमेंट है, मतलब जहां भी CO2 निकल रहा होता है एज बाय प्रोडक्ट, ठीक है, तो उसे हम लोग अपना हमारा बॉडी इवॉल्व एक्सेल करेगा, बाहर एलिमिनेट करेगा। तो उस पोर्शन के लिए हमारा लंग है ना, उसका वॉल्यूम, उसकी प्रेशर काफी ज्यादा हो जाती है, उसकी वॉल्यूम कम होती है। हमने पहले ही पढ़ा था कि चेस्ट को हम लोग कंप्रेस करेंगे, हमारा रिब्स, हमारा डायफ्राम अपने नॉर्मल शेप पे जाएगा, तो हमारा चेस्ट जो है वो कंप्रेस होगा। कंप्रेस हुआ तो वॉल्यूम घटी, वॉल्यूम घटी तो प्रेशर बढ़ा, क्योंकि हमारा प्रेशर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो चेस्ट को कंप्रेस करा हमारा रिब्स और हमारे डायफ्राम ने, उसके बाद हमारा वॉल्यूम प्रेशर बढ़ा वहां पे, है ना, प्रेशर बढ़ी, एटमॉस्फेयर की प्रेशर ऑलरेडी कम थी, हमारा CO2 इजिली एक्सेल हो गया। आगे पढ़ेंगे क्या है एक्सचेंज इन एल्वियोलाई। एल्वियोलाई ना, जो एल्वियोलर स्ट्रक्चर है ना, चलो बनाते हैं उसे छोटा सा। ये हमारा ये ब्रोंकाई था, है ना, ब्रोंकाई, और फिर बहुत सारे ब्रांचेस थे, ऐसे 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 करके ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। और इन ब्रांचेस के एंड पे प्रेजेंट था सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम इसको बड़ा कर लेते हैं हम लोग थोड़ा, ठीक है। ये मेरा एल्वियोलाई है, हमारा एल्वियोलाई है, ठीक है। ये मेरा हमारा एल्वियोलाई है, ठीक है। इस एल्वियोलाई के आजू बाजू ना ऐसे ऐसे ब्लड कैपिलरीज दौड़ रही होती है, ये इस तरीके से ब्लड कैपिलरीज दौड़ रही होती है, ठीक है। इसी ब्लड कैपिलरीज की वजह से एल्वियोलाई में CO2 जाएगा या O2 एल्वियोलाई से हमारे बॉडी में आएगा। हीमोग्लोबिन नाम का एक सब्सटेंस है जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, जो हमारे ब्लड को रेड कलर भी देता है, और यही हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन को हमारे टिश्यूज तक लेके जाने के लिए, ठीक है। देखो एक्सचेंज इन एल्वियोलाई में लिखा क्या है, ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड। यही ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है ना, यहाँ पे ब्लड दौड़ रही होती है ना, यहीं पे डिफ्यूज हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन यहीं पे डिफ्यूज हो जाएगा। फिर हमारे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, है ना, मान लो ये टिश्यूज है हमारा, कोई टिश्यू है मेरा, हमारा, इसने CO2 निकाला, CO2 बनाया इसने, और जो हमारे ब्लड कैपिलरी है वहां पे ये CO2 गए, एल्वियोलाई ने लिया, एंड फाइनली ये एक्सेल आउट कर देगा, जो भी मैंने ऊपर आपको बताया, ठीक है। ओके, अब मेरे पास आता है एक्सेलेशन। ये एक्सेलेशन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड passes to alveoli, chest cavity compresses and air is forced out. Chest cavity compresses,
चेस्ट कैविटी कंप्रेसेस, चेस्ट कैविटी और एक्सपेंस। इससे याद रखेंगे हम लोग ये वाली जो रिलेशन है, इट इज important to understand these two lines, है ना। चेस्ट कैविटी कंप्रेस किया, चेस्ट की वॉल्यूम डिक्रीज हुई जिस वजह से प्रेशर इंक्रीज हुई एंड CO2 इजिली एक्सेल आउट हो जाएगा, है ना। चलो देखते हैं। तो गैशियस एक्सचेंज इट इन्वॉल्व्स इनहेलेशन, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वेलाई एंड एक्सेलेशन। Respiratory pigments like hemoglobin transport oxygen to the tissues। हम लोग याद रखेंगे कि हीमोग्लोबिन का काम सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो हमारे ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करेगा। रेड कलर भी क्यों आता है? क्योंकि उसके पास आयरन पिगमेंट्स है, आयरन एटम्स है हीमोग्लोबिन के पास, ठीक है। वो आयरन का बना हुआ एक कंपाउंड है जिस वजह से रेड कलर आता है, ठीक है। बट जो मेन काम है इस हीमोग्लोबिन का, इट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस अक्रॉस आवर बॉडी। जो हमारा इतना बड़ा बॉडी है उसके में हर एक सेल्स को ऑक्सीजन मिल पाए, हर एक टिश्यूज को मिल पाए, वो काम होता है हीमोग्लोबिन का। और आगे वैसे तो हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन वाले हमारे टॉपिक में, बट छोटा सा यहाँ पे बता दूं कि हीमोग्लोबिन जैसे ही गैसेस को लेके जाएगा, कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। इसी तरीके से हर टिश्यूज के पास भी कैपिलरीज होंगी जहाँ से डिफ्यूजन शुरू होता है, जहाँ से डिफ्यूजन परफॉर्म होता है। ओके, यहीं पर हमारा क्लास एंड होता है रेस्पिरेशन के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आगे अपने फ्रेंड से शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेस्ट ऑफ लक। आगे हम लोग वापस मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।